देखिए लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि गामा की वैल्यू कैसे निकालते हैं। आपको समझा दिया था कि गामा कैसे आप निकाल सकते हो, तो आपको पूरी डिटेल मैंने गामा की वैल्यू फाइंड करने का तरीका बता दिया। अब ये जो पार्ट था जो आपने सीखा था, ये फिजिक्स और केमिस्ट्री में कॉमन पार्ट था जो आप तक आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा। लेकिन अब जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो याद रखना है अब सिर्फ केमिस्ट्री का पार्ट है, ये फिजिक्स में ये नहीं आता। तो अब हम केमिस्ट्री का ही पार्ट आगे डिस्कस करें। सभी बच्चे इसे थोड़ा सा ध्यान से समझते चलना, ज्यादा नहीं बचा है लेकिन बहुत ही मेन और इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आप डिस्कस करें। तो इसमें सबसे पहले हम यहां सीखते हैं, समझिए जरा मेजरमेंट ऑफ, समझते रहो भाई जरा, नोट्स में सब कुछ लिखा है, मैं फिर कह रहा हूं नोट्स अपने सामने रखो। जब मैं आपसे रीडिंग के लिए कहूं तब हमें पढ़ना। यहां देखो, मेजरमेंट ऑफ इंटरनल एनर्जी चेंज। अब प्रॉब्लम आती है, हमसे पूछ लिया जाता है कि हम इंटरनल एनर्जी चेंज कैसे फाइंड करते हैं। किसी रिएक्शन में, सुन लीजिए, किसी रिएक्शन में इंटरनल एनर्जी चेंज कितना है उसकी वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए हम यूज करते हैं एक एपरेटस और उसका नाम होता है बॉम कैलोरीमीटर। ये ध्यान से सुन लीजिए, बॉम कैलोरीमीटर से हम इंटरनल एनर्जी चेंज निकाल सकते हैं। सभी बच्चे याद रखें, क्या है एपरेटस का नाम? बॉम कैलोरीमीटर। इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, बोलो? इंटरनल एनर्जी चेंज हम फाइंड कर सकते हैं। ये ध्यान रखना। इसमें होता क्या है, अगर हम इसमें देखें इसमें होता क्या है तो जरा एपरेटस को समझ लीजिए। इसमें एक होता है मेटल कंटेनर जिसके अंदर, ध्यान रखना, एक होता है मेटल कंटेनर, इसके अंदर हम फ्यूल को बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि यहां कोई भी फ्यूल आप फिल कर दीजिए जिसको आपको जलाना है, तो हम फ्यूल को यहां जलाएंगे। और जब हम फ्यूल को जलाएंगे तो क्या कंडीशन आएगी, बोलो? फ्यूल के जलने से हीट रिलीज होगी। और ये हीट क्या करेगी, बोलो? फ्यूल के जलने से हीट रिलीज होगी। और वो रिलीज हीट, क्योंकि ये जो कंडक्टर, ये जो कंटेनर होता है, ये कैसा होता है? ये होता है गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो इसके बाहर जो होता है दूसरा कंटेनर होता है जिसमें वाटर भरा रहता है, यह वाटर होता है। तो क्या होता है, जरा ध्यान से सुन लीजिए, यहां जो हीट प्रोड्यूस हुई ये हीट ट्रांसफर होती है वाटर को। और जब ये हीट वाटर को ट्रांसफर होती है तो वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। ये आपको ध्यान। और इस वाटर के टेम्परेचर के इंक्रीज के बेस पर हम इसकी वैल्यू निकाल, कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? तो फॉर्मूला सुन लीजिए, फॉर्मूला हम यूज करते हैं हीट कैपेसिटी का। हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, हीट कैपेसिटी CV किसके इक्वल होती है? CV इजिकल टू होती है डेल्टा U अपॉन डेल्टा T। तो अगर हम इसका यहाँ यूज करें तो डेल्टा U किसके इक्वल आएगा? डेल्टा U CV डेल्टा T। अब प्रॉब्लम ये आती है, जब आप ये फॉर्मूला यूज करते हो तो डेल्टा U एक मोल के लिए होती है और यहाँ जो हीट है वो N मोल के लिए, यानी कि जितना भी सब्सटेंस लिया उसके N मोल है। तो अगर आपको एक मोल के लिए निकालनी है तो क्या करोगे? CV डेल्टा T को डिवाइड करोगे N से। N का मतलब है मोल्स। मोल्स की जगह क्या लिख सकते हो? CV डेल्टा T अपॉन, मोल्स की जगह मोलर मास अपॉन मास अपॉन मोलर मास। मास नीचे आएगा, मोलर मास। तो ये कंडीशन आप यहाँ यूज कर सकते। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से आप इंटरनल एनर्जी चेंज निकाल सकते हो। अब ये भी याद रखना है, ये जो प्रोसेस है ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है, तो इसी वजह से इसको हम CV कहते हैं। या ये कह सकते हैं कि यहाँ डेल्टा U का हमने यूज किया क्योंकि ये कांस्टेंट वॉल्यूम पर। अब ये ध्यान देना है, आपको पेपर में कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं पूछी जाती, ना कभी आती। बस याद ये रखना है, ज्यादा से ज्यादा आपसे ये पूछ सकते हैं किस एपरेटस की हेल्प से आपने डेल्टा U निकाल। हाँ भाई, अब सुन लीजिए, तो मैंने कंडीशन आपको बताई, पेपर में आपसे बस ये पूछा जाएगा, ये ध्यान से सुन लीजिए कि डेल्टा U निकालने के लिए कौन सा एपरेटस यूज होता है, तो नाम याद रखना, ध्यान रखना, बॉम कैलोरीमीटर। अब ऐसे हमें दूसरी कंडीशन समझनी है, कौन सी? मेजरमेंट ऑफ डेल्टा H। डेल्टा H हम कैसे निकाल सकते हैं, समझ लो जरा। मेजरमेंट ऑफ डेल्टा H, एंथैल्पी चेंज। आप सभी को पता है एंथैल्पी चेंज होती है एट कांस्टेंट प्रेशर। जो भी
हीट कैपेसिटी है, कह सकते हैं हीट रिलीज या एब्जॉर्ब है एट कांस्टेंट प्रेशर, उसको हम एंथैल्पी चेंज कहते हैं। एंथैल्पी चेंज हम कैसे निकालते हैं, तो उस एपरेटस का नाम है कॉफी कप कैलोरीमीटर। फिर मैं कह रहा हूं देखो, इसमें आपसे कोई भी पूरा प्रोसेस नहीं पूछता, सिर्फ ये पूछा जाता है उस एपरेटस का नाम बताइए जिससे आपने डेल्टा एच की वैल्यू निकाली। तो कॉफी कप कैलोरीमीटर है उस एपरेटस का नाम। तो कॉफी कप कैलोरीमीटर की हेल्प से हम क्या बता सकते हैं, बोलो, डेल्टा एच क्या होता है इसमें सुन लीजिए। इसे कॉफी कप कैलोरीमीटर इस वजह से कहा, जैसे कॉफी का कप आता है जिसे हम यूज करते हैं, तो उसका जो साइज होता है और जिस पेपर का वो बनता है उसी का ये बना, ये ध्यान रखना। तो इसका मतलब कॉफी के कप जितना ही एक कप होता है, इस कप के अंदर हम क्या मिलाते हैं, पहले हम इसमें एसिड मिलाते हैं और एसिड में फिर बेस मिला देते हैं। और जब एसिड और बेस इसमें मिलाते हैं तो एसिड और बेस की रिएक्शन होती है और रिएक्शन से हीट रिलीज होती है। एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन होगी और उस रिएक्शन से हीट रिलीज होगी। अब जब उनकी रिएक्शन से हीट रिलीज होगी तो उस टेम्परेचर को ऑब्जर्व करने के लिए यहाँ थर्मामीटर लगा देते हैं। तो थर्मामीटर से हम रेंज इन टेम्परेचर की स्टडी करते हैं कि शुरू में एसिड बेस का टेम्परेचर मान लीजिए T1 डिग्री था, बाद में क्या हो जाता है T2 डिग्री, तो चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा T2 माइनस T। ऐसे ही कंडीशन आती है यहाँ, जो टोटल सॉल्यूशन है वो किससे बना, एसिड और बेस के मिलने से। तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन किसके इक्वल आता है, मास ऑफ एसिड मास ऑफ बेस। और फिर हम यहाँ एक फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करते हैं, उससे अब हम सोल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि डेल्टा एच कैसे निकालते हैं, तो कॉफी कप कैलोरीमीटर से, और डेल्टा यू कैसे निकालते हैं तो बॉम्ब कैलोरीमीटर से। तो एक बार पढ़ लीजिए सभी बच्चे, नोट्स में ध्यान से देखिए। हाँ, तो नॉर्मली पॉलीथीन में जो पेपर होता है ना उसी टाइप का बनता हो, इतनी ज्यादा हीट नहीं होती कि पूरी तरीके से इसमें आग लग जाए, ऐसा प्रोसेस नहीं होता। लेकिन कंडीशन आती है कि टेम्परेचर चेंज होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हीट रिलीज होती है और वो टेम्परेचर को इंक्रीज करती है। ये आपको ध्यान रखना। एक बार पेज नंबर, ध्यान दे लो जरा, पेज नंबर 8 के लास्ट में ये लिखा हुआ है, इसे पढ़ लीजिए, एक बार ध्यान से पढ़िए इसे। देखो ये लिखा हुआ है पेज नंबर 8 पर, मेजरमेंट ऑफ डेल्टा क्या है, इंटरनल एनर्जी चेंज इज मेजर्ड एक्सपेरिमेंटली यूजिंग एन एपरेटस कॉल्ड बॉम्ब कैलोरीमीटर। बस ये लाइन में याद ये रखना है और कुछ नहीं, बाकी फॉर्मूला लिखा है आगे। द वैल्यू ऑफ डेल्टा यू कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉर्मूला, डेल्टा यू किसके इक्वल है, सीवी डेल्टा टी अपॉन एन या सीवी डेल्टा टी इंटू एम अपॉन एम। तो कैपिटल एम होता है मोलर मास और स्मॉल एम होता है मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम, ये आपको ध्यान रखना। अब इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन है मेजरमेंट ऑफ डेल्टा एच। डेल्टा एच हम कैसे मेजर करते हैं ये ध्यान रखना। एंथैल्पी चेंज इज मेजर्ड एक्सपेरिमेंटली यूजिंग एन एपरेटस कॉल्ड कॉफी कप कैलोरीमीटर। तो कॉफी कप कैलोरीमीटर से आप इसको ऑब्जर्व कर सकते, ये ध्यान रखना। अब इसमें समझा भी रखा है कि कॉफी कप कैलोरीमीटर में होता क्या है, एज्यूमिंग दैट डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज सेम एज दैट ऑफ वाटर, यानी कि यहाँ जो एसिड और बेस की रिएक्शन से सॉल्ट और वाटर बनता है, सॉल्यूशन बनता है, उसकी डेंसिटी और वाटर की डेंसिटी सेम है, साथ साथ उसकी हीट कैपेसिटी भी सेम है। तो ये लिखा है स्पेसिफिक हीट ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू दैट ऑफ वाटर एंड नेग्लेक्टिंग द हीट कैपेसिटी ऑफ पॉलीथीन बोतल, यानी कि इस कप को बनाने में जो पॉलीथीन यूज हुई है उसकी हीट कैपेसिटी हम काउंट नहीं करते, उसे छोड़ देते। अब इन्होंने बताया सपोज इनिशियल टेम्परेचर ऑफ एसिड एंड बेस T1 डिग्री एंड फाइनल टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर मिक्सिंग T2 डिग्री सेल्सियस। तो ये कहता है राइज इन टेम्परेचर कितना हुआ T2 माइनस T1, टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन मास ऑफ एसिड प्लस मास ऑफ बेस। फिर है हीट प्रोड्यूस, हीट किसके इक्वल आएगी, पता है यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ हीट का, तो हीट का एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था, स्पेसिफिक हीट किसके इक्वल होती है बोलो, Q अपॉन M इंटू डेल्टा टी। तो यहां से अगर आप Q देखो हीट तो MC डेल्टा टी, ये C क्या है यहाँ, कौन सी C है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मास के साथ हमेशा
स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आती है, आपको समझाया था। याद रखना, अगर आप यहाँ क्या लोगे, मोल्स लोगे तो मोलर हीट कैपेसिटी आएगी। तो यहाँ मास की बात चल रही है तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लिखा भी है, वेयर सी स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉल्यूशन। फिर आगे हीट प्रोड्यूस बाय न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 1 लीटर ऑफ 1 NaHCl, यानी कि 1 लीटर सोल्यूशन लिया 1 NaHCl का, 1 नॉर्मलिटी का HCl, तो डेल्टा H कितना आया, m इंटू सी इंटू डेल्टा टी इंटू 1000 अपॉन V इंटू 1 अपॉन N, वेयर N नॉर्मलिटी ऑफ एसिड एंड V वॉल्यूम ऑफ HCl इन M। ये आपको दें, तो ये टर्म्स सिर्फ पढ़ने के लिए हैं और कुछ नहीं। मैं फिर कह रहा हूं, दोनों में सिर्फ एपरेटस का नाम याद रखना होता है। एंड नॉर्मलिटी, ये पहला चैप्टर है सॉल्यूशन वाला, उसमें आपने नॉर्मलिटी मोलारिटी पढ़ी। तो नॉर्मलिटी, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने ग्राम इक्विवेलेंट है किसी सॉल्यूट के, उसको नॉर्मलिटी कहते हैं। ये पहले चैप्टर में था फॉर। तो सॉल्यूशन की मोलारिटी, मोलारिटी, नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी आउट ऑफ कोर्स है, एनसीईआरटी में नहीं। ये पहले चैप्टर में पढ़ा था, याद हो, मोलालिटी, मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन, ध्यान है, उसी का ही एक पार्ट नॉर्मलिटी। अब सुनिए भाई जरा सभी बच्चे, अब ये तो हमने सीख लिया, अब हमें सीखना है रिएक्शन जो होती है एनर्जी के बेस पर 2 टाइप्स होती है। जरा बोर्ड पे देखो, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। देखो, अगर हम रिएक्शंस के टाइप की बात करें तो रिएक्शन 2 टाइप्स होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंथैल्पी। एक होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एक होती है एंडोथर्मिक। अब जरा ध्यान से सुनना, इनकी जरूरत पड़नी है हमें काफी आगे, तो इनके साइन वगैरह सीख लीजिए सही तरीके से। हाँ भाई, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन, एक एक्सोथर्मिक और दूसरी एंडोथर्मिक। सुनते रहो। एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसे कहेंगे, एक ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होती, हीट रिलीज होती है, उसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि प्रोसेस या ए रिएक्शन इन विच हीट रिलीज, जिसमें हीट रिलीज होगी उसको आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहोगे। ये ध्यान, रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज, उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। दूसरा एंडोथर्मिक, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, हीट एब्जॉर्ब होती है, उसे हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब मैं 1-2 पॉइंट यहां आपको समझाना चाहता हूं इससे रिलेटेड, सुन लो जरा 1 मिनट, बोर्ड पे देखो। आप सभी को याद हो जब हमने स्टार्ट किया था एंथैल्पी, तो एंथैल्पी हमने कंडीशन समझी थी, एंथैल्पी है एच। एंथैल्पी किसे कहते हैं, तो एंथैल्पी की डिफाइन हमने समझी थी, U प्लस पीवी, U प्लस पीवी इज नोन एज एंथैल्पी, थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी U प्लस पीवी इज नोन एज एंथैल्पी। तो ये हमने एंथैल्पी की डिफाइन पढ़ी थी, U प्लस पीवी को कहते हैं। फिर हमने पढ़ा था एंथैल्पी एक स्टेट फंक्शन है, यानी ये किस पे डिपेंड करती है, ये इनिशियल वैल्यू मान लीजिए H1 है और बाद में वैल्यू H2 है, तो H1 माइनस H2 यानी कि H2 माइनस H1, ये किसके इक्वल होगा, एंथैल्पी चेंज। तो एंथैल्पी चेंज किसके इक्वल है, H2 माइनस H1। तो H1 है इनिशियल एंथैल्पी और H2 फाइनल एंथैल्पी, और इन दोनों का डिफरेंस डेल्टा H, एंथैल्पी चेंज। अब एक बात बताइए, अगर हम किसी रिएक्शन की बात करें, फॉर ए रिएक्शन, फॉर ए रिएक्शन, किसी रिएक्शन में क्या होता है, आप सभी को पता है जब कोई रिएक्शन होती है तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलता है। सुनते रहो भाई, जब कोई रिएक्शन होती है उस रिएक्शन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलता है, और जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलता है तो अगर मुझे यहाँ एंथैल्पी चेंज बतानी हो तो इनिशियल एंथैल्पी किसे कहेंगे हम, इनिशियल, तो इनिशियल मानी जाएगी रिएक्टेंट। तो इसका मतलब एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट को हम H1 मानते, क्योंकि शुरू में हमारे पास रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट की जो एंथैल्पी है वो एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट यानी कि H1, और जो प्रोडक्ट बन जाता है ये होती है एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, और ये H2। अब अगर इस फॉर्मूले में मैं H1 H2 की जगह उनकी वैल्यू लिखूं फॉर ए रिएक्शन, तो आपको ध्यान रखना है डेल्टा H क्या होगा, HP माइनस HR, यानी कि एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट में से एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट को माइनस कर दें, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट में से एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट को माइनस कर दें, तो ये क्या हो जाएगी, डेल्टा H।
अब इस डेल्टा एच को ही हमें यहां समझना है और कुछ नहीं, तो समझ में आ गया। रिएक्शन के लिए एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या लिखा जाएगा, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या लिखोगे, Hp माइनस H, यानी कि एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट में से एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट को माइनस करेंगे। जब एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट में से एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, डेल्टा H। ये आपको ध्यान रखना है। अब जरा यहाँ सभी बच्चे ध्यान से सुनो। अब जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूं सुन लीजिए। जब किसी रिएक्शन में हीट रिलीज होगी तो शुरू में रिएक्टेंट है, बाद में प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम हो जाएगी। रिलीज का मतलब है उससे एनर्जी निकलेगी, और एनर्जी निकलने के बाद क्या बना, प्रोडक्ट। तो इसका मतलब यहाँ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा होती, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट कम। अब अगर मैं आपसे यहाँ डेल्टा एच पूछूं तो डेल्टा एच क्या है, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तो किसकी वैल्यू ज्यादा है यहाँ, तो आपको पता है रिएक्टेंट की वैल्यू ज्यादा है और प्रोडक्ट की एंथैल्पी कम है, तो वैल्यू बचेगी निगेटिव। इसका मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा एच हमेशा निगेटिव आएगी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या आएगी, बोलो, निगेटिव। क्यों आएगी, क्योंकि एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा है और एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा है और एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट कम है। एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा है, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट कम है, तो इसका मतलब क्या करोगे, प्रोडक्ट में से जब रिएक्टेंट को माइनस करोगे, रिएक्टेंट की वैल्यू ज्यादा है, उस बेस पर वैल्यू निगेटिव आएगी, ये ध्यान रखना। तो इसका मतलब जब भी कभी हम डेल्टा एच निगेटिव लिखेंगे तो याद रखना है वो हमेशा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब दूसरा केस, अब देखो भाई, एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब होगी, यानी कि शुरू में रिएक्टेंट के पास हीट है, हम उसे और हीट देंगे तब प्रोडक्ट बनेगा। इसका मतलब क्या होगा, प्रोडक्ट की एंथैल्पी यहां ज्यादा होगी। तो यहां एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट से एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा। अब क्योंकि एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट से एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा है तो क्या होगा, अगर डेल्टा एच निकालोगे आप, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, तो डेल्टा एच कैसा आएगा, बोलो, पॉजिटिव। इसका मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा एच पॉजिटिव होता है, ये बस नॉर्मली पता आपको इतना ही हो कि अगर डेल्टा एच निगेटिव आ रहा है तो एक्सोथर्मिक, और अगर पॉजिटिव आ रहा है एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब होती है, एक्सोथर्मिक में रिलीज। लेकिन अब अगर हम इसको ग्राफिकल स्टडी करें, यानी कि इसका ग्राफ बनाने लगे, तो ग्राफ कैसे बनेगा जरा उसे समझ। देखो भाई, अगर हम यहाँ पोटेंशियल एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट में ग्राफ प्लॉट करते हैं, जरा देखते रहना। अगर हम पोटेंशियल एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट में ग्राफ प्लॉट करें, रिएक्शन कोऑर्डिनेट का मतलब है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कैसे बना ये दिखा रहे हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कैसे बना ये दिखा रहे हैं, और एनर्जी दिखा रहे हैं। तो क्या कंडीशन है, ये ग्राफ हम यहां बना रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट। अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, देखते रहो भाई, अगर हम पोटेंशियल एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट में ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो क्या कंडीशन यहां आती, तो ध्यान से आपको सुनना है, सुन लीजिए है क्या। अगर हम पोटेंशियल एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट के बीच में ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो आप सभी को ध्यान रखना है, कभी भी मान लीजिए किसी रिएक्टेंट के पास इतनी एनर्जी, तो रिएक्टेंट डायरेक्ट प्रोडक्ट में नहीं बदलता, बल्कि होता क्या है जरा यहां देखो। मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं हमने H2 की और Cl2 की रिएक्शन कराई और 2HCl बनाया, पता है इसमें क्या होगा, डायरेक्ट H2 और Cl2 की रिएक्शन से HCl नहीं बनेगा, बल्कि क्या होगा, पहले H2 और Cl2 के बॉन्ड टूटेंगे, क्योंकि जब तक ये बॉन्ड नहीं टूटेंगे इतने नया कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता। ध्यान से सोचो जरा, पहले इनके बॉन्ड ब्रेक होंगे, और जब इनके बॉन्ड ब्रेक होंगे तो क्या होगा, जैसे ही इसका बॉन्ड टूटेगा, इसका बॉन्ड टूटेगा, तो ये एटम बन जाएंगे। अब ये एटम आपस में कंबाइन होकर प्रोडक्ट बनाएंगे। इसका मतलब आपको याद रखना है, हर रिएक्शन में होता क्या है, पहले बॉन्ड टूटते हैं और बॉन्ड तोड़ने के लिए चाहिए हमें एनर्जी। इसका मतलब रिएक्टेंट अपनी एनर्जी बढ़ाता जाता है। कब तक बढ़ती है रिएक्टेंट की एनर्जी, तब तक बढ़ती है जब तक सारे बॉन्ड नहीं टूट जाते। जैसे ही एटम के सारे बॉन्ड टूट जाते हैं, यानी कि एटम के बीच में जितने भी बॉन्ड हैं वे सारे बॉन्ड टूट जाते हैं, अब यहां से नया बॉन्ड बनना शुरू होता है। तो शुरू में ग्राफ ऊपर क्यों गया ये समझाना चाह रहा हूं, सुन लो अगर समझ में ना आया हो। में रिएक्टेंट जो है डायरेक्ट प्रोडक्ट में नहीं बदलेगा, पहले रिएक्टेंट को अपने बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक हुए बिना आप HCl नहीं बना सकते।
अगर मैं कहूं H2Cl2 की रिएक्शन से HCl बन गया, तो आपको पता है H का बॉन्ड ब्रेक हुआ, Cl का बॉन्ड ब्रेक हुआ, फिर HCl बना। तो इसका मतलब बिना बॉन्ड ब्रेकिंग के प्रोडक्ट नहीं बन सकता, और बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए। तो इसका मतलब रिएक्टेंट पहले हाई एनर्जी प्रोसेस में पहुंचेंगे। जैसे ही हाई एनर्जी प्रोसेस में यहाँ पहुंचते हैं, यहां जाकर ये एटॉमिक फॉर्म में बदल जाते हैं, और यहां जैसे ये एटम है, ये एटम अब जुड़ना शुरू करते हैं। और आप सभी को पता है जब बॉन्ड बनेगा, क्योंकि अब प्रोडक्ट का बॉन्ड बनेगा, तो एनर्जी लॉस करेंगे, और एनर्जी लॉस करते हुए अगर ये रिएक्टेंट से ऊपर रुक जाए तो हम कहते हैं रिएक्शन एंडोथर्मिक है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट ऊपर है। देखो जरा, प्रोडक्ट ऊपर है, रिएक्टेंट नीचे। किसकी एनर्जी ज्यादा दिख रही है? देखो यहां से चेक करनी है, यहां से यहां तक एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, यहां से यहां तक एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। किसकी एनर्जी ज्यादा है? प्रोडक्ट। तो जब प्रोडक्ट की ज्यादा है तो उसे कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब ऐसे ही यहां समझिए, मान लीजिए ये रिएक्टेंट है। अब रिएक्टेंट क्या करता है? पहले बॉन्ड टूटे, यहां एटम बन गए। अब एटम बनने के बाद अब ये नया कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे, बॉन्ड बनेगा। अब ये एनर्जी लॉस करेंगे, और एनर्जी लॉस करते हुए ये मान लीजिए रिएक्टेंट से नीचे आ जाए, रिएक्टेंट से नीचे आ जाए। तो इसका मतलब क्या है? अब किसकी एनर्जी ज्यादा है? तो आप देख सकते हो रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है और प्रोडक्ट की एनर्जी कम है। तो ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ग्राफिकल समझ में आया नहीं? अच्छा, ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होता है? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन मैंने आपको क्या बताया था? ये एक स्टेट फंक्शन है, और स्टेट फंक्शन शुरू में कितना है, लास्ट में इस पे डिपेंड करता है नोट पे पाथ। तो यानी कि यहाँ कितना है और यहाँ कितना है, इससे मतलब है कौन सा पाथ है, इससे कोई मतलब नहीं। भाई यहां से यहां तक का जो एनर्जी डिफरेंस है, इसी को हम एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कभी भी पाथ पे डिपेंड नहीं करती, कौन से पाथ से, बस शुरू और लास्ट वाली वैल्यू का डिफरेंस है। तो बताइए ये एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक समझ में आई या नहीं? सुन लीजिए भाई जरा। तो मैं बात कर रहा था अभी आपसे, यहाँ ये ग्राफ में सुन लो। देखो, अगर मैं कोई ग्राफ बनाता हूं, मान लीजिए मैं आपके सामने एक रिएक्शन लिखता हूं। रिएक्शन है, ये नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन, इन दोनों की आप रिएक्शन करा के अमोनिया बनाना चाहते हो। जरा ध्यान दे सुनो, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन से आप अमोनिया बनाना चाहते हो। अब अगर मैं आपसे कहता हूं इसे पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ की फॉर्म में समझाना, एनर्जी की टर्म्स में बताना, तो हम क्या करते हैं? जरा यहां ध्यान दें। हम यहां एक तरफ पोटेंशियल एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट में ग्राफ प्लॉट करते हैं। रिएक्शन कोऑर्डिनेट, रिएक्शन कोऑर्डिनेट और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। रिएक्शन कोऑर्डिनेट का मतलब है ये यहाँ रिएक्टेंट है और यहाँ प्रोडक्ट है, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कैसे बने? तो आप सभी को दिख रहा है, अगर मैं N2 और H2 की रिएक्शन से अमोनिया बना रहा हूं, तो ये कब तक नहीं बन सकता? जब तक ये बॉन्ड अलग नहीं होंगे। और इन बॉन्ड को अलग करने के लिए हमें क्या चाहिए? इन बॉन्ड को तोड़ने के लिए चाहिए हमें एनर्जी। यानी कि सबसे पहले हम इन रिएक्टेंट को एनर्जी देंगे। तो रिएक्टेंट यहां है, इस टाइम इतनी एनर्जी में है, यहां एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है इस टाइम पे इतनी, लेकिन यहां बॉन्ड बने हुए। अब सबसे पहले उन बॉन्ड को तोड़ना है, तो रिएक्टेंट क्या करेगा? एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। इसका मतलब रिएक्टेंट की एनर्जी बढ़ती जाएगी, एक टाइम जाकर वो मैक्सिमम हो जाएगी, उस टाइम पर उसके सारे बॉन्ड टूट जाएंगे। तो ये बॉन्ड टूट जाएंगे, अब ये एटम होंगे, अलग अलग एटम ऐसे होंगे, ये एटॉमिक फॉर्म में चला जाएगा। यहां है वो एटॉमिक फॉर्म, एटॉमिक फॉर्म का है, यहां टॉप पर एटॉमिक फॉर्म है, ये आपको ध्यान रखना। अब क्या होगा सुन लो जरा, ये टॉप पर एटॉमिक फॉर्म है, अब ये एटम आपस में कंबाइन होंगे, जो भी कॉम्बिनेशन इन्हें बनाना है, यानी कि फिर बॉन्ड बनेगा, और जैसे ही बॉन्ड बनेगा एनर्जी रिलीज होगी, तो ये नीचे की तरफ चलेगा। अब जैसे ही नीचे चलेगा, अब नीचे जाते हुए अगर ये रिएक्टेंट से नीचे चला गया तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और अगर रिएक्टेंट से ऊपर रुक जाता एंडोथर्मिक। यानी कि इस रिएक्टेंट से कंपेयर करना, वो चीजें अभी आगे हैं, बहुत कुछ है, अभी नहीं हम उन चीजों में पढ़ते। जो मैं कल क्लासेस में कौन सी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, कौन सी एंडोथर्मिक, कल आएंगे। तो फिलहाल सुन लीजिए। तो मैं ये समझाना चाहता था, क्या हुआ बोलो? जैसे ये पाथ फॉलो किया और ये यहां पहुंचा,
तो ये ऊपर रुका, प्रोडक्ट ऊपर रुका तो एंडोथर्मिक, नीचे रुका तो एक्सोथर्मिक। ये अभी हमें आगे समझ में आएगा, अभी हम ये नहीं बता सकते ये एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, ये ध्यान। बोलो कोई प्रॉब्लम। अब इसके बाद अगर हम कंडीशन समझें, ये समझ में आ गया भाई। तो रिएक्शन एंथैल्पी के बेस पे दो टाइप की होती है, एक्सो और एंड। अब हम इसका थर्मोडायनेमिक्स का सबसे मेन और इंपोर्टेंट पार्ट स्टडी करने वाले हैं। सभी बच्चे बहुत ध्यान से सीखना समझना, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। पेज नंबर 11 पर थर्मोकेमिस्ट्री, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट थर्मोकेमिस्ट्री। और देखो ध्यान से सुन लीजिए भाई, यहां से 100% आपको प्रॉब्लम आनी है 3 to 5 मार्क्स में। ये ध्यान रखना, अगर थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर आता है तो ये प्रॉब्लम जरूर आती है जो आप पढ़ने जा। टॉपिक है थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री है क्या, सुन लीजिए। थर्मोडायनेमिक्स की एक ऐसी ब्रांच, यहां ध्यान से सुनिए, थर्मोडायनेमिक्स की एक ऐसी ब्रांच या एक ऐसा पार्ट जिसमें हम किसी भी रिएक्शन में जो एनर्जी चेंज होता है, एनर्जी लॉस या गेन होती है, उसकी स्टडी करते हैं। तो ध्यान से सुन लीजिए, जब भी कोई केमिकल चेंज होगा या कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी, उस केमिकल एनर्जी में, रिएक्शन में कितनी एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब हुई, उसको जो हम स्टडी करते हैं वो थर्मोकेमिस्ट्री में करते हैं। अब थर्मोकेमिस्ट्री को हम आगे डिटेल में पढ़ें तो सबसे पहली टर्म्स आती है केमिकल रिएक्शन। हाँ भाई, केमिकल रिएक्शन या केमिकल इक्वेशन किसे कहते हो, 10th में सीखा था अर्जुन। केमिकल रिएक्शन क्या बता रहे हो, 10th में केमिकल रिएक्शन पढ़ी थी। काफी कुछ सही बताया। नहीं, केमिकल रिएक्शंस क्या है, रिएक्शन जो लिखते हो आपने, रिएक्शन लिखी या इक्वेशन लिखी, इक्वेशन बोल दो मैं। केमिकल इक्वेशन क्या, सुन लो, केमिकल चेंज को सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन भी बोल सकते। सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना, वर्ड्स में ना लिखना, केमिकल इक्वेशन हम उसे कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने भी आपके सामने लिखा, नाइट्रोजन हाइड्रोजन की रिएक्शन कराई, अमोनिया बना, तो दिस इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। ध्यान से सुन लो जरा, किसी भी केमिकल चेंज को या केमिकल रिएक्शंस को अगर आप किस फॉर्म में लिख रहे हो, सिंबॉलिक फॉर्म में, तो उसी को आपने केमिकल रिएक्शन भी वर्ड यूज कर देते हैं या केमिकल इक्वेशन भी लिखते थे, क्योंकि मोस्टली हम इक्वेशन का यूज करते हैं। लेकिन हमें जो यहां सीखनी है, हमें सीखनी है थर्मोकेमिकल इक्वेशन। थर्मो वर्ड अगर साथ में लग जाए, अब थर्मो किसे कहेंगे तो सुन लीजिए, अगर किसी केमिकल रिएक्शन में जो एंथैल्पी चेंज है वो भी साथ में लिखें। ध्यान से सुन लो जो बोल रहा हूं, अगर किसी केमिकल रिएक्शन में जो एनर्जी चेंज है उसको भी आप साथ में लिखो, तो इसको आप कहेंगे थर्मोकेमिकल इक्वेशन या थर्मोकेमिकल रिएक्शन। यानी कि अगर एंथैल्पी चेंज साथ में लिखा है, कितनी एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब हुई है, ये भी आपने साथ में लिखा है, तो अब आप इसे क्या नाम दे रहे हो, बोलो, थर्मोकेमिकल इक्वेशन। ये ध्यान। तो अगर मैं इसको हटा दूं यहां से, इस पार्ट को, तो ये बचेगी केमिकल इक्वेशन, और अगर डेल्टा एच लिख दिया तो थर्मोकेमिकल इक्वेशन। क्लियर हो गया। अब ये जो डेल्टा एच है, ये है क्या, ये है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो आपसे ये डिफाइन पूछी जा सकती है कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन किसको कहते हैं। हाँ जी, ये डेल्टा एच वही तो है जो अभी आप पीछे पढ़ रहे थे, ये जो अभी आप लिख रहे थे, ये डेल्टा एच यही तो है, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की एनर्जी का डिफरेंस। तो अब ये चीज मैं आपको यहां समझा रहा हूं, सुन लीजिए। तो ये अब एक बच्चे ने पूछा क्या ये याद करना, कुछ नहीं करना, हमेशा दिया जाता है, हमें कोई वैल्यू याद नहीं करनी, कुछ नहीं, बस समझना है क्या है क्या। तो मैं बात कर रहा था एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डेल्टा एच आर। अब एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहते किसे हैं,
देखो जब केमिकल्स आपस में रिएक्ट करते हैं, यानी कि जब रिएक्टेंट कंप्लीटली रिएक्ट करते हैं, इस प्रोसेस में जो भी एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब होती है वो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। भाई आपको पता है, जैसे आप किसी कंटेनर में या टेस्ट ट्यूब वगैरह में कोई भी केमिकल्स लोगे, रिएक्शन कराओगे, तो वहां जो भी एंथैल्पी चेंज होता है, चाहे तो एनर्जी एब्जॉर्ब हो या रिलीज, उसे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। बस ये डिफाइन, और ये डिफाइन हर बच्चे को याद हो, क्योंकि पेपर में शॉर्ट नोट्स बहुत पूछा जाता है। राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो आपको क्या बताना है कि जो भी एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब हुई उसको हमने क्या कहा, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अब इसमें दूसरी कंडीशन पे ध्यान देना, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, डेल्टा एच आर। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, जरा ध्यान से सुनिए। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। इनमें सबसे पहला फैक्टर आता है अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स। देखो भाई क्या है, मान लीजिए आप रिएक्शन कर रहे हो, अभी मैंने बताया, सुन लो जरा, नाइट्रोजन हाइड्रोजन की रिएक्शन से अमोनिया बना रहे हो। अगर आप कम क्वांटिटी लोगे तो कम एंथैल्पी चेंज होगा, ज्यादा क्वांटिटी लोगे तो ज्यादा चेंज होगा, यानी कि इसका मतलब अमाउंट बदलने से एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बदल जाए। भाई आपसे कोई ये कहने लगे कि किसी फ्यूल को जलाओ और जलाने से किसी चीज को गर्म करो, मान लीजिए आप वुडन को जला रहे हो, किसी लकड़ी के पीस को जला रहे हो और पानी वगैरह गर्म कर रहे हो, तो अगर आप कम क्वांटिटी में जलाओगे तो कम हीट रिलीज होगी, ज्यादा क्वांटिटी में जलाओगे तो ज्यादा हीट रिलीज होगी। सीधा सा है, तो अमाउंट पे डिपेंड करती है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। दूसरा आता है फिजिकल स्टेट, समझना जरा, फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट मतलब क्या है, जरा सुन लीजिए। मैं आपसे ये कहता हूं कि आप वाटर जो कि लिक्विड है, इससे वाटर वेपर्स बनाइए, फिर मैं कहता हूं नहीं हमारे पास आइस है सॉलिड, उससे आप वाटर वेपर्स बनाइए। क्या दोनों फिजिकल स्टेट में, यानी कि इस प्रोसेस में और इसमें एंथैल्पी चेंज सेम होगा या डिफरेंट। तो यहां तो वाटर से स्टीम बना रहे हो और यहां आइस से स्टीम बना रहे हो, यानी कि आपको स्टीम बनानी है, डायरेक्ट पानी से बना रहे हो और आइस से बना रहे हो, तो आइस में ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो इसका मतलब दोनों की एंथैल्पी चेंज अलग अलग होगी। तो वही मैंने बताया, फिजिकल स्टेट बदलने से एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बदल जाती है। अब तीसरा पॉइंट आता है एलोट्रोपिक फोर्स। एलोट्रोपिक फोर्स आप सभी बच्चे जानते हैं, कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो एक से ज्यादा एलोट्रोपिक फॉर्म में मिलते हैं, जैसे डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरीन, ये आपने पढ़ा भी है कार्बन के एलोट्रोप्स। तो अब मान लीजिए अगर मैं आपसे ये कहूं कि हम डायमंड का कंबस्शन कर रहे हैं, डायमंड को जलाना है और हमें ग्रेफाइट को जलाना है, तो कहां एनर्जी चेंज ज्यादा हो या दोनों में सेम होगा। आपको पता है दोनों बनाएंगे तो CO2, लेकिन एंथैल्पी चेंज अलग अलग होगा। ऐसे ही कार्बन की फॉर्म होती है कोक, या कोल भी बोल सकते हैं। कोक यानी कि कोयला या कोल को हम जला रहे हैं, तो इन तीनों की क्या एंथैल्पी चेंज होगी, सेम होगी या डिफरेंट। तो आपको याद रखना है एलोट्रोप्स बदलने से एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस बदल जाती है। डायमंड को जलाना आसान नहीं है, और ग्रेफाइट और कोक वगैरह, कोयले वगैरह को जलाना आसान है। तो इसका मतलब इनकी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन अलग आएगी, डायमंड की अलग आएगी, सेम नहीं होगी। ये पढ़ रहे हैं हम बस कुछ। एलोट्रोप्स बदलने से एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बदल जाती है। इसके बाद फोर्थ, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। मान लीजिए आपने अभी कोई सॉल्यूशन यूज किया, जैसे मैंने बताया एसिड और बेस हमने मिलाए, एसिड और बेस मिलने से क्या बना, सॉल्यूशन। अब अगर मैं आपसे कहता हूं उस सॉल्यूशन की एंथैल्पी चेंज, आपको पता है अगर कम क्वांटिटी लेंगे तो कम आएगी, ज्यादा क्वांटिटी लेंगे तो ज्यादा। इसका मतलब कंडीशन है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन चेंज होने से एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बदल जाए। ये बिल्कुल सेम है, अमाउंट वाला ही है, कंसंट्रेशन और अमाउंट एक ही। सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन ले ली, रिएक्टेंट में डायरेक्ट अमाउंट ले लिया, लेकिन दोनों एक ही चीज कहते हैं। इसके बाद आता है फिर टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या रोल है, सुन लो भाई जरा।
जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि हमें वाटर को वेपर्स में बदलना है। अब जरा ध्यान से सुन लीजिए, अगर हमारे पास 10 डिग्री सेल्सियस का वाटर है और उसकी स्टीम बनानी है, और हमारे पास 90 डिग्री सेल्सियस का वाटर है, उसकी स्टीम बनानी है, क्या दोनों की एनर्जी चेंज सेम होगा? तो इसका मतलब टेम्परेचर बदलने से भी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बदल जाती है। इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन आती है, सुन लीजिए, कंडीशंस ऑफ कांस्टेंट। ये कह सकते हैं कि कांस्टेंट कंडीशंस भी आप बोल सकते हैं कि हमने कौन सी चीजों को कांस्टेंट किया। कंडीशंस किसके ले रहे हैं? जो कांस्टेंट प्रोसेस की हम यूज करते हैं। जैसे आपको पता है, अगर कांस्टेंट प्रोसेस, ध्यान दो जरा, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पर हम एनर्जी चेंज निकालेंगे तो डेल्टा यू होगा, और कांस्टेंट प्रेशर पे निकालेंगे तो डेल्टा एच होगा। तो इसका मतलब दोनों की वैल्यू अलग अलग होगी। ध्यान से सुन लीजिए, अगर आप कांस्टेंट वॉल्यूम पर एनर्जी चेंज निकालोगे तो वो डेल्टा यू होगा, और कांस्टेंट प्रेशर पे निकालोगे तो डेल्टा एच होगा, और दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग होता है क्योंकि दोनों में अलग रिलेशन है। क्या है? डेल्टा एच डेल्टा यू प्लस NGRT, न्यूमेरिकल भी करेंगे तो क्या दोनों का मैग्नीट्यूड हमेशा सेम होगा? नहीं, बदल जाएगा। तो इसका मतलब कांस्टेंट कंडीशन बदलने से भी, कांस्टेंट की कंडीशन बदलने से भी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बदलता। तो ये बताओ, समझ में आया कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं? क्लियर, समझ में आ गया? कोई डाउट? मैंने ये बताया, अगर आप कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट निकालोगे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन तो डेल्टा यू होगी, और कांस्टेंट प्रेशर पे निकालोगे डेल्टा एच। पीछे पढ़ा था आपने, हीट रिलीज या एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट वॉल्यूम डेल्टा यू, हीट रिलीज या एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट प्रेशर डेल्टा एच। तो यानी कि कांस्टेंट कंडीशन बदलने से भी एंथैल्पी बदल जाती है। अब इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन आती है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। हमने पढ़ा, एक टर्म्स आती है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन किसको कहते हैं? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन किसको कहते हैं? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन किसको कहेंगे? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन किसे कहेंगे? तो सभी बच्चे ध्यान रखना, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का मतलब है ड्यूरिंग रिएक्शन। ड्यूरिंग रिएक्शन जो भी एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब होती है वो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है। लेकिन अगर प्रोसेस स्टैंडर्ड कंडीशन में है, आपको ये स्टैंडर्ड कंडीशन अभी आगे बताऊंगा मैं, जब मैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन आपको कराऊंगा या टाइप्स ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कराऊंगा, उस टाइम पर मैं स्टैंडर्ड अलग अलग आते हैं तो वो बदलते रहे। इस वजह से तो बस यहां ये ध्यान रखना है कि आपको बस ये बोलना है कि एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग ए रिएक्शन एट स्टैंडर्ड कंडीशन इज नोन एज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। और स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का सिंबल होता है डेल्टा एच नोट आर। यानी कि अगर आप डेल्टा एच में नोट लगा दो तो वो स्टैंडर्ड कंडीशन में है, अगर विदाउट नोट लिखो तो वो एंथैल्पी चेंज। अब इनका फॉर्मूला क्या हो? अभी चाहे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हो या स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, सुन लो जरा, इनका फॉर्मूला होगा डेल्टा एच आर किसके इक्वल होगा? अभी मैंने बताया था, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट में से एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस करता। लेकिन प्रॉब्लम आती है, अगर एक रिएक्टेंट है और एक प्रोडक्ट है तो ये फॉर्मूला वैलिड है, लेकिन रिएक्टेंट एक से ज्यादा है, आपको उनका सम करना पड़ेगा, तो समेशन साथ में लगे। ऐसे प्रोडक्ट एक से ज्यादा है तो समेशन साथ में लगे, यानी कि समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट में से समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस कर दो, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आ जाएगी। ये कब है? जब एक से ज्यादा रिएक्टेंट एक से ज्यादा प्रोडक्ट। समेशन का मतलब, सम का मतलब हुई उनका सम करना है। जितने भी प्रोडक्ट है उन सबकी एंथैल्पी जोड़ दो, जितने भी रिएक्टेंट है उन सबकी एंथैल्पी जोड़ दो, और उन दोनों का डिफरेंस एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहलाता। अब एक बार सभी बच्चे से रीड कर लो, पेज नंबर में फिर कह रहा हूं, और ये दोनों डिफाइन मैं चाहता हूं हर बच्चे को याद हो क्योंकि ये पेपर में शॉर्ट नोट्स में आएंगे 1 मार्क्स। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दोनों की डिफाइन आपको पता हो, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। एक बार रीड कर लो, कोई डाउट हो तो बता दो, कोई भी डाउट हो तो बता दीजिए इन दोनों।
सभी बच्चे ध्यान रखना। देखो अब मैं एक चीज कहना चाहता हूं, कल की क्लास बहुत मेन, क्योंकि कल हम इसकी प्रॉब्लम सीखेंगे और प्रॉब्लम के लिए बिल्कुल बेसिक चीज चाहिए। बेसिक का मतलब है, मैं कहूँ एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन मतलब क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन, एंथैल्पी ऑफ एलोट्रोपिक ट्रांसफॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, एंथैल्पी ऑफ ये बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी, लैटिस एनर्जी, ये बहुत सारी एनर्जी। अब उनकी रिएक्शन हमें लिखनी सीखी। वो स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब, बार का मतलब है यूनिट जो है प्रेशर की वन वाली, यूनिट ऑफ प्रेशर है। जैसे टेम्परेचर लेते हैं तो यूनिट ऑफ प्रेशर बार लेते। बोलो कोई प्रॉब्लम इसमें, समझ में आ गया? कोई डाउट हो तो बता दो भाई। देखो मैं फिर कह रहा हूं, कल की क्लास बहुत मेन है। अगर कल क्लास ज्वाइन ना करो तो नेक्स्ट 2 डेज मेरी तरफ से छुट्टी है, क्योंकि 2 दिन फिर पता ही नहीं चलेगा आप पढ़ के। अगर कल, क्योंकि बिल्कुल इसका पीछे वाले पार्ट से कोई लिंक नहीं। जो मैं कल आपको रिएक्शन बनानी सिखाऊंगा वो न्यूमेरिकली आपको यूज करनी आनी चाहिए। तो बिल्कुल बेसिक से एक एक रिएक्शन को हम सीखेंगे, कब कहाँ क्या करें। ये बोलो यहाँ, यही तो समझ में आ गया एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन।